आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषा और उसकी प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप प्रारंभिक आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन तथा ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं और उन आंकड़ों को समझने के लिए सरल एवं सुगम बनाते हैं। जब इन आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं या आंकड़ों का निष्कर्ष निकालते हैं तो इन्हें हमें एक अंक पर आधारित करके मान निकाला जाता है, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दो विद्यालयों की तुलना करते हैं, जैसे विद्यालय ए और विद्यालय बी। विद्यालय ए के अंदर 300 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और विद्यालय बी के अंदर 500 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उनके प्रत्येक विषय को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करते हुए उनका तुलना करते हैं, तो उन्हें हमें एक साथ उनकी श्रेणी या उनमें हमें अंतर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करते हैं, उन सभी का आंकड़ा निश्चित नहीं ले सकते। अतः हम क्या करते हैं, उसे एक अंक पर आधारित करके हम उन्हें तुलना करते हैं। अतः इसके लिए हमें एक निश्चित अंक अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अंक होते हुए अध्ययन करते हैं, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार एवं माध्यों के प्रकार। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या माध्य के प्रकार, उसमें हमें दो प्रकार बांट सकते हैं, दो भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य के अंदर तीन प्रकार के होते हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। हमारे जो माध्यमिक स्तर तक लेवल है उसमें हमारे कोर्स में सिर्फ समांतर माध्य ही बताया गया है और उच्च कक्षाओं के लिए गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य प्रयोग करते हैं। और स्थिति संबंधी माध्य में माध्यक और बहुलक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम आज इस वीडियो के अंदर समांतर माध्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जब इन आंकड़ों को अवर्गित आंकड़ों के अंदर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उन आंकड़ों का योग करके उन आंकड़ों की संख्या यानी समकों की संख्या का उनमें योग में भाग देते हैं, तो हमें समांतर माध्य प्राप्त होता है। इसे हम औसत भी कहते हैं। जैसे इसका यदि अपन सिंपल भाषा में इसका यदि फॉर्मूला लिखते हैं तो होता है समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग या राशियों का योग बटावा आंकड़ों की संख्या। इस सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। इसे यदि सिंपल परिभाषा में यदि इसको लिखते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई। इस रूप में हम कब लिखते हैं, जब हमें आंकड़े हमारे पास में बहुत ज्यादा हो और कई आंकड़ों की बारंबारता विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित की गई हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब समांतर माध्य भी हम क्या करते हैं, दो प्रकार के आंकड़ों पर विभाजित करते हुए ज्ञात करते हैं। हमारे पास में आंकड़े एक तो होते हैं वर्गीकृत श्रेणी में और एक होते हैं अवर्गीकृत श्रेणी में। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम समांतर माध्य अवर्गीकृत श्रेणी में हमें ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए, अवर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं
किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों ने गणित में निम्न प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं। जैसे प्रथम विद्यार्थी ने 7 अंक, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित में प्राप्तांक किए हैं। प्रथम विद्यार्थी के 7, द्वितीय के 9, तृतीय के 0, चौथे के 10, पांचवे के 6, सातवें के 4, आठवें के 5, फिर 6 और फिर 9। इस प्रकार से किसी विद्यार्थी ने गणित में प्राप्तांक किए हैं। अब हम इनका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो हमारे साथ में जो फार्मूला लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो आंकड़ों का योग, तो पहले इन दिए गए आंकड़े हैं उनका हम क्या करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। तो योग करते हैं तो हमारे पास में आंकड़ों का योग करते हैं। तो 7 और 9 16 है, 16 और 10 हो गए 26, 26 और 6 32 और 4 36, 36 और 4 40 और 5 45 और 6 51 और 9 60। तो हमारे पास में आंकड़ों का योग कितना हो गया है, 60 हो गया है। और आंकड़ों की संख्या दी गई हमें 10। इस प्रकार हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा हुआ आंकड़ों की संख्या। और हमारे पास में आंकड़ों का योग कितना है, 60 है। और बटे हुए आंकड़ों की संख्या कितनी देर की है, 10। तो 60 में 10 का भाग देते हैं और इसका मान हमारे पास में प्राप्त हो जाता है 6। इस प्रकार से इन आंकड़ों जो दिए गए आंकड़े हैं उनका समांतर माध्य कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में, 6। तो इन आंकड़ों का समांतर माध्य हमारे पास में 6 प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य x बार बराबर 6। यह किस प्रकार की श्रेणी के लिए दिया गया, हमें अवर्गीकृत श्रेणी के लिए। अब हम इसको वर्गीकृत श्रेणी के अंदर ज्ञात एक उदाहरण लेकर ज्ञात करते हैं। वर्गीकृत श्रेणी में हमारे पास में देखिए, मान लेते हैं हमारा उदाहरण है एक वर्ग देर का है इस प्रकार से। और ये वर्ग और इधर बारंबारताओं की संख्या। पहला वर्ग है हमारे पास में 0 से 10 के भी बारंबारता दे रखी है हमें 7, 10 से 20 की बारंबारता दे रखी है हमें 9, और 20 से 30 की बारंबारता दे रखी है हमें 6, और 30 से 40 के बीच में हमें दे रखा है 4, और 40 से 50 के बीच में हमें दे रखा है 4। ये हमारे पास में बारंबारताएं दे रखी है। और इस वर्गीकृत सारणी का हम क्या ज्ञात करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। और इसका जो हमें फॉर्मूला या सूत्र दिया गया है वो हमें ये सेकंड वाला काम में लेंगे कि इसमें संख्याएं ज्यादा है, बारंबारता का योग ज्यादा और वर्गीकृत श्रेणी में है। तो हमें इसका फॉर्मूला लेंगे, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे वे सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास में इसका क्या करते हैं, इसकी एक सारणी बनाते हैं। देखिए हमारे पास में सारणी बनाते हैं। तो देखिए आप इस सारणी को
इस प्रकार से अपन बना रहे हैं। यहां पर हमारे पास में होगा वर्ग, यहां बारंबारताएं, और यहां हम लिखेंगे मध्यमान जिसको बोलेंगे xi, और यहां हमारे पास में हो जाएगा fi गुणा xi का कॉलम। तो हमारे पास है वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और यहां हो जाएगा लास्ट में योग का कॉलम। अब आप देखिए बारंबारता देर का हमें 7, 9, 6, 4 और 4। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन बारंबारताओं का योग कर लेते हैं। योग करते हैं तो 7 और 9 16 और 6 22, 4 26 और 4 30, यानी सभी बारंबारताओं का योग यानी आंकड़ों की संख्या बराबर हमारे पास में कितनी हो गई है, 30 हो गई है, यानी हमें 30 दे रखी है संख्या। अब इनका निकालते हैं मध्यमान, जो दिए गए वर्ग है उनका मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो 0 और 10, 0 और 10 के मध्यमान की गणना करते हैं। तो हम कैसे निकालते हैं मध्यमान, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा का योग करके 2 का भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ते हैं, 10 प्राप्त करते हैं, और 10 में 2 का भाग देते हैं तो 5 प्राप्त हो जाता है। तो यहां लिख देते हैं 5। इसी प्रकार से 10 और 20 इनको जोड़ते हैं, 30 प्राप्त होता है, और 30 में 2 का भाग देते हैं 15। इसको एक अन्य तरीके से हम जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं इनमें अंतराल कितना कितना का आ रहा है। तो एक बार यदि ये सतत सारणी है तो हम उस अंतराल को बार बार जोड़ देते हैं। तो देखिए हमारे पास में सतत सारणी चल रही है और सब में 10-10 का अंतराल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन सब में 10-10 जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5, 5 में 10 जोड़ते 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 35 और 45। इस प्रकार से इनका मध्यमान आ गया। अब हमें क्या करना है, बारंबारताओं को मध्यमान से गुणा करना है। तो 7 को पहले 5 से गुणा करते हैं, 7 पंजो 35, फिर 9 को 15 से गुणा करते हैं, 15 9 में 135, फिर 6 को 25 से गुणा करते हैं तो 150, और 35 को 4 से गुणा करते हैं 140, और 45 को 4 से करते हैं 180 प्राप्त होते हैं। अब हमारे साथ में जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हुए हमें देखना है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स वाई वाला कॉलम ये है, एफ आई एक्स वाई वाला कॉलम, तो इनका हमें क्या करना है, योग करना है। तो हम योग करते हैं इनका, 5 और 5 10, 10 की 0, और 3 और 3 6 और 5 11, 4 15, 15 और 8 23, 1 24, और 1 1 2 3 4 और 2 6। तो हमारे पास में इनका योग हो जाता है 640। अब हम क्या करते हैं, यह हमारे पास में आ गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये हो गया है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और अब हम इसमें क्या करते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं और उसको हल कर लेते हैं। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटावा सिग्मा एफ आई, तो हमारा मान हो जाता है 640 बटे वे 30, और भाग देते हैं, ये 0 से 0 कट जाता है, और 64 में 3 का भाग दे लेते हैं, और हमारे पास में प्राप्त हो जाते हैं 21.33 या 21.33।
3 3। इस प्रकार से हमारा समांतर माध्य क्या हो गया है, x बार बराबर 21.33। इस प्रकार हमने आज क्या सीखा, एक ही समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा वर्गीकृत श्रेणी और अवर्गीकृत श्रेणी के लिए। धन्यवाद।